हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनाश मदेशिया करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने डीपीपी का शायद डीपीपी नंबर 10 होगा हमारा लेंस के बाद, ठीक है। तो इस डीपीपी को कवर करने जा रहे हैं। उसके पहले जितनी भी डीपीपीज हुई हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके अच्छे से कर लीजिए। क्यों? क्योंकि डीपीपीज मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लगभग 1600 के अराउंड क्वेश्चन होंगे पूरे डीपीपीज में, टोटल आप मिला देंगे तो। और 20-25 क्वेश्चन फंसना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एज इट इज़ भी फंस सकते हैं, डाटा चेंज करके भी फंस सकता है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के ही मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी थोड़ा सा देखा ही आप लोगों ने देखा ही होगा कि किसी ने चैनल पे स्ट्राइक मार दी है। एक छोटे से रील को लोग नहीं झेल पा रहे हैं। तो मुझे लगता है, आई थिंक मैंने बोला आज 8 बजे रात तक अगर हटाना तो हटा लो। उधर से मैसेज आता अपोलॉजी वीडियो बनाओ, अपोलॉजी मैसेज डालो। अपोलॉजी मैसेज क्यों डालो भैया? क्या गलती किया है मैंने? तो 8 बजे तक का टाइम है, अगर हटाएंगे तो हटाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉपर एक लेंदी वीडियो डालूंगा कि चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। चलिए यार, देखो यार, सपोर्ट चाहिए होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ सपोर्ट दिखाओ तुम लोग, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो क्या रील ली थी, कॉपीराइट मार दिया, टेक डाउन कर दिया। अब चैनल की रीच डाउन हो जाएगी। पूरे मंथ एंड था, एग्जाम एंड था, चैनल थोड़ा ग्रो करता तो मतलब अब छोड़ो, क्या है बोलो। चलो तुम पढ़ाई करो, देखता हूँ कल 8 बजे तक। तो उसके बाद इनका सेवा सत्कार देखते हैं क्या करना है। चलो, डीपीपी नंबर आई थिंक 10 होगा, ठीक है। इसमें प्रिज्म और टीआर के अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे, 30-35 मतलब 20 से तो ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। चलो, ये क्या चीज़ है, इसको हटा देता हूँ पहले। ये क्या चीज़ है? इसको हटा देता हूँ यार, कैसे हटेगा? चलो छोड़ते हैं, चलो ठीक है। कह रहा है कि एक फिगर है, ए रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू फेस ए बी। एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ए बी से परपेंडिकुलर है, ग्लास प्रिज्म में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.52। कह रहा है इस थीटा की क्या वैल्यू होगी कि जो रे है टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाए फेस ए सी पे, इफ द प्रिज्म इज इमर्स इन वाटर। अगर इस प्रिज्म को हम लोग पानी में डाल दें, किसी पानी में, तो क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमसे बस ध्यान से सुनो। कह रहा है थीटा कितना होगा कि जो रे आ रही है टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए फेस ए सी पे। तो मतलब रे अगर यहाँ से आई, ठीक है, फिगर बना रहा हूँ, तो यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक। तो अगर मैं इसको थीटा मान ले, तो मान लो रिफ्लेक्ट होकर कहीं चली गई, ठीक है, तो किसी एंगल पे गिरी होगी। अगर मैं उसको आई मान लेता हूँ, ठीक है, किसी एंगल पे तो गिरी होगी ना। तो देखो, अगर तुम खुद ही देखो, पहले तुम साइन से निकालो। साइन से क्या होती है बोलो? म्यू होती है, म्यू रेयरर अपन म्यू डेंसर। साइन सी का वैल्यू ही तो होता है यार, म्यू रेयर अपन म्यू डेंसर। क्लियर है? इसको तुम क्या लिखोगे? म्यू वाटर अपन म्यू जो भी तुम्हारा ग्लास का है। तो म्यू वाटर कितना दे रखा है? 1.33 और ग्लास का 1.52, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है भाई, रेयर डेंसर तो जानते ही हो ना यार। तो 1.33 1.52 ये कितना आएगा? 1.33 1.52। कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। 1.33 अपन 1.52 कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। 1.33 डिवाइडेड बाई 1.52, 0.875, 0.875। अरे अरे, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। मैं क्या बोलता हूँ तुम लोग से, क्वेश्चन में ऐसे डाटा दिए होते हैं। इसका मतलब ये जो सी का तुम्हारा वैल्यू आया कितना आ गया? 61 डिग्री आ गया, क्योंकि साइन 61 डिग्री का वैल्यू दे रखा है 0.875। तुम देखो, इसको डिवाइड करने पे सी का वैल्यू 61 डिग्री अपने आप ही आ गया, ठीक है। और ये तीनों क्या है? एक तरीके से ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल में अपना ला लगाऊंगा तो क्या होगा? 90 डिग्री ये तो हो गया, प्लस थीटा प्लस आई, जो हमारा आई उस पर फेस एसी वाले का आई है, ठीक है। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो 90 प्लस थीटा कितना है? आई कितना होगा? थीटा प्लस आई इजकल टू 90 और आई इजकल टू 90 माइनस थीटा। थीटा कितना था बताओ? 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 61, तो कितना हो गया? 29 डिग्री के राउंड हो गया। क्वेश्चन को समझो, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चंस लगाने आया करो।
डीपीपी नहीं लगाते हो, फिर कहते हो भैया डीपीपी नहीं हो रही है हमसे, डीपीपी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सही नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सब दिक्कतें होती हैं। अब इतना अच्छा क्वेश्चन है तुमको नीट में मिलेगा ही नहीं, तो जब लगाओगे तभी तो सीखोगे। पहले साइन से ही तुमने निकाल लिया, म्यू आर अपन म्यू डी से तुमने म्यू वाटर अपन म्यू ग्लास रखा 0.8 मतलब 61 के वैल्यू तुमको 61 डिग्री आ गया। अब पूरे जब ट्रायंगल को जब तुम देखोगे तो 90 प्लस थीटा प्लस जो इंसिडेंस एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। थीटा हमको आई गया था, कितना आया था 61 डिग्री, तो कितना आई हो गया, आई आ गया 29 डिग्री। अब कह रहा है कि टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए मतलब टी आर की कंडीशन क्या होती है, टी आर की कंडीशन क्या होती है बताओ। ये जो आई होना चाहिए ग्रेटर देन सी होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी तो टी आई आर होगा। तो तुम खुद ही यहाँ से देखो एंगल आई कितनी है, बोलो एंगल आई कितनी है, 90 माइनस थीटा ही तो है, मतलब 90 माइनस 61 ही तो है, मतलब 29 डिग्री तो है। तो मतलब 29 डिग्री मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो क्या लिखूंगा कि थीटा, अगर मैं थीटा को इधर भेज दूँ तो क्या आ जाएगा, उस साइड भेजूंगा तो क्या आएगा, थीटा इज लेस देन 29 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लो भैया, 45 डिग्री 29 से ज़्यादा है गलत, 30 डिग्री 29 ज़्यादा गलत, 15 डिग्री सही होगा, क्योंकि ये 15 डिग्री क्या है 29 से कम है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करोगे यार तो थोड़ा सा तुम्हारा माइंड भी खुलेगा और तुमको लगेगा कि हाँ यार चीज़ें मतलब सही है और डीपीपी करनी चाहिए। मैं बार बार क्यों जोड़ देता हूँ डीपीपी, इसलिए देता हूँ क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको, क्योंकि मैंने क्या बोला है ये सारे वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में नहीं कराए गए हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए गए, तो इसमें सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन को डाला गया है। ठीक है, समझ में आया ना। पहले साइंस ही निकाला, फिर इससे हमने निकाल लिया कि आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि टी ए आर के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, आई शुड बी ग्रेटर देन सी, तो 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 61 मतलब थीटा इज लेस देन 29 डिग्री। क्लियर, चलो क्लियर है। अगला देखो, कह रहा है लाइट वेव्स इंटर कर रहा है किसी मीडियम से, मान लो एक मीडियम 1 है और ये मान लो मीडियम 2 है, लाइट वेव यहाँ से आया इसमें इंटर किया। क्लियर, इफ वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम इज डबल फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब वेलोसिटी जो सेकंड मीडियम में है, चाहे मैं लिख देता हूँ V2 जो है वो 2 टाइम्स V1 है। क्लियर, कह रहा है फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन। अब देखो 2016 क्वेश्चन है, तो हमको लगेगा ऐसे क्वेश्चन नीट में दिखते नहीं, भाई नहीं पूछे जाते नीट में, अच्छे क्वेश्चन। तो देखो कैसे लगाओगे, देखो एन की वैल्यू क्या होती है C/B, तो N1 की वैल्यू क्या लिखोगे C/B1, N1 की मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, म्यू लिख दो चाहे एन लिख दो सेम ही चीज़ है। ठीक है, N2 की वैल्यू क्या लिखोगे C/B2। क्लियर है, और तुमको दिख रहा है V2 इक्वल टू दे रखा है 2V1। ठीक है, तो अगर मैं N2 की जगह, इस N2 की जगह क्या लिखूँ C/B2 लिखूँ और V2 की जगह लिख दूँ 2/V1, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो N2 की जगह मैंने क्या रख दिया C/2/V1 रखा ना, C/2/V1, और C/V1 की वैल्यू क्या होती है N1 होती है। तो मैं अगर N2 को मैं क्या लिख दूँ N1/2 लिख दूँ, तो कोई दिक्कत है क्या, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ से, अब मुझे पूछ रहा है टी आर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना चाहिए, तो N2 इक्वल टू N1/2 आ गया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ, या साइन सी की वैल्यू क्या होती है N2/N1, यही तो होती है। तो N2/N1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1/2 हो जाएगी, मतलब 1/2, मतलब साइन सी की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री होगी। लो ए हो जाएगा। क्लियर है, ए हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, चलो समझ गया ना मैंने क्या किया। भाई कह रहा है V2 जो है 2 टाइम्स V1 है, मैंने कर दिया 2 टाइम्स V1। ठीक है, टाइम इसमें लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, 2 टाइम्स V1 है। ठीक, लगा दिया, और N1 N2 को हम लोग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने N1 लिख दिया, अगर म्यू भी लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं, म्यू इक्वल टू C/B। वहाँ से N2 निकाला, N1/2 आ गया, और साइन सी के जगह, क्योंकि हमसे TIR के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो पूछ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस TIR के लिए क्या होनी चाहिए, आई शुड बी ग्रेटर देन सी। आई हमारा कितना आया यहाँ से, आई हमारा कितना आया था 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन 30 डिग्री। क्लियर है, 30 डिग्री से ज़्यादा होगा तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री से ज़्यादा। ठीक, TIR की एक ही कंडीशन है कि आई शुड बी ग्रेटर देन सी।
क्लियर। चलो अगला देखो, कह रहा है द लेंथ ऑफ डेविएशन फॉर ए ग्लास प्रिज्म इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव एंगल। मतलब कह रहा है जो डेविएशन हो रहा है वो रिफ्रैक्टिव एंगल के लगभग बराबर है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। 1.5 जो है म्यू की वैल्यू दे रखी है। कह रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हुआ। तो डेविएशन के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यही होता ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। और तुमको पहले ही दे रखा था जो डेविएशन है वो ए के बराबर है। क्लियर। क्वेश्चन पहले मुझे बता रखा है कि जो डेविएशन है वो इक्वल टू रिफ्रैक्टिव एंगल है, मतलब ए के बराबर है। तो मैं इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा बताओ, साइन 2a/2 ए प्लस डेल एम, मतलब ए प्लस ए 2a/2 इक्वल टू साइन a/2। अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे 2a/2 को 2 से 2 काट दें। 2a/2 को 2a से नहीं काटोगे, साइन 2a का पूरा एक फॉर्मूला होता है, जैसे कॉस a/2 साइन a/2 का फॉर्मूला होता है। ट्रायगोनोमेट्री में जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिखोगे बताओ, 2 साइन a/2 कॉस a/2, ठीक है। और नीचे साइन a/2 पहले से साइन a/2 कट जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, 2 कॉस a/2। ये आ गया किसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। और म्यू की वैल्यू 1.5 दे रखी थी, मतलब 2 कॉस a/2। 1.5 को तुम क्या लिख सकते हो, कॉस a/2 को तुम क्या लिख सकते हो 1.5/2, मतलब कितना आ गया 3/4। मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 2 कॉस इनवर्स 3/4 ये हो गया, ठीक है। जैसे इसमें कैच क्या है क्वेश्चन में, तुमको बस ये देखना था कि जो साइन 2a/2 है उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम 2 से 2 काट दो, साइन ए तुम्हारे पास आ गया, खत्म कहानी, तुरंत खत्म। जैसे कोई भी, जैसे तुम ट्रायगोनोमेट्री पढ़ रहे हो कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। उसी तरह साइन 2a/2 को तुम अगर उसको एक्सपेंड करोगे, इलाबोरेट करोगे, तो 2 साइन a/2 कॉस a/2 होता है। 2 से 2 अगर काट भी देते हो तब भी वही बात हो, सेम ही फॉर्मूला होता है। तो 2 से 2 अगर काट भी दोगे तभी तो बचेगा साइन ए। तो तुम साइन ए अपान साइन a/2 को कैसे काटोगे, नहीं काट पाओगे ना। तो साइन ए को इलाबोरेट करो, साइन ए को इलाबोरेट करोगे 2 साइन a/2 कॉस a/2, और फिर साइन a/2 से साइन a/2 काट दोगे, ठीक है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो हर जगह पे काम आता है, तो तुम्हें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। समझ में आया, ठीक है। जितने सही होंगे नीचे कमेंट वाले सेक्शन में बता देना, ठीक है। तीसरा क्लियर है। चलो अब देखो भैया, कह रहे फॉर द सिचुएशन शोन इन द फिगर फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास सो दैट इट विल सफर TIR। देखो क्वेश्चन समझो, काम खत्म है। देखो कह रहा है कि एक पूरा फिगर सेटअप दिया हुआ है, लाइट यहाँ सेंटर कर रही है। अब बता दो ये जो वर्टिकल सरफेस है उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो लाइट है TIR कर जाए, मतलब यहाँ से इधर ना जाके इधर चला जाए, TIR कर जाए। TIR की हम तब से एक ही कंडीशन पढ़ रहे हैं क्या, कि I शुड बी ग्रेटर देन C, ठीक है। तो तुम पहले फिगर बनाओ, अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ऐसे गया होगा, ऐसे निकला होगा, ठीक है। तो मान लो इस एंगल जो यहाँ पे गिर रहा है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ। ये क्रिटिकल एंगल होगा, तभी हम देखेंगे वहाँ से कि जो I है ग्रेटर देन C है कि लेस देन C है, ठीक। तो अगर मैं लिखूँ, एक हमारा पूरा सरफेस ये हो गया, एक बाउंड्री पूरी ये वाली, और एक इसके अंदर पूरी बाउंड्री होगी, तो मैं क्या लिखूँगा, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मुझे ये एंगल पता लग जाए, और ये तो हमको पता ही है, ठीक। तो μ1 कितना है बताओ, 1 है, क्योंकि एयर से जा रहा है ना, तो एयर का 1। साइन आई कितना है, साइन 60। देखो ये वाले सरफेस के लिए साइन 60। μ2 कितना है हमको मालूम नहीं है, और साइन आर हमको कितना मालूम है, मालूम नहीं है। यहाँ से साइन आर क्या हो जाएगा, साइन 60 बोलो √3/2, तो √3 बाई नीचे 2 म्यू। क्लियर, क्लियर है। अब देखो ये, देखो ये अगर इसको R माने है ना हम लोग, तो ये R और C और ये तीनों एक तरीके से ट्रायंगल बन गए ना। देखो पूरा मैथमेटिक्स का खेल होता है प्रिज्म में। देखो ये R C और ये एक ट्रायंगल बना, खुद से सोचो ट्रायंगल बनाना।
तो ट्रायंगल का पूरा होल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और आर और सी का सम कितने बराबर होगा, 90 के, क्योंकि तुम खुद ही देखो ये लाइन सीधी थी, ये लाइन ऐसे थी, तो ये तो पूरा 90 बना ही है। तो अगर मैं आर और सी की बात करूंगा, आर प्लस सी, वो किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आर किसके बराबर होगा, 90 माइनस सी के बराबर होगा। 2 इक्वेशन बना, ठीक। अब देखो हमको मालूम है कि म्यू का वैल्यू जो होता है क्या होता है, साइन आई अपन साइन आर होता है। अभी ऊपर हमने ऐसे निकाला था, तो साइन आई को साइन आई लिख दो, और साइन आर को क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस सी लिखोगे। साइन 90 माइनस सी का मतलब क्या होता है, कॉस सी। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपन कॉस सी। साइन आई कितना था, साइन 60 था, और कॉस सी कितना लिखोगे, कॉस सी रखो। और तुमको अभी अभी मालूम चला है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू कॉस सी। ये कौन सा इक्वेशन बना, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, ठीक है। मतलब मैं तुमसे बस यही कहूँगा, डीपीपी लगाते रहो, क्योंकि यार अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, ठीक है। मतलब नॉर्मल अगर तुम करने बैठो नीट के लेवल के क्वेश्चन, तो उसमें सब नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया है, कब निकलेगा टीआर, कब रिफ्लेक्ट होगा, डेविएशन का फॉर्मूला बता दो। अब ऐसे क्वेश्चन देखो ना, 2016 क्वेश्चन है, कब तुमको टीआर करेगा इस सरफेस से। तो टीआर की कंडीशन ही सिंपल सी होती है, आई शुड बी ग्रेटर देन सी। तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर तुमने किया, 1 इंटू साइन 60 करके तुमसे पहले ये निकाला, फिर आर निकाला तुमने, फिर तुम म्यू निकाल रहे हो। अब देखो तुम खुद ही देखो, एक जगह पे तुमने, अभी तुमको दिखा रहा हूँ मैं, रुक जाओ, कहाँ गया, ये देखो म्यू की वैल्यू क्या होती है, 1/sin c होती है, पढ़ा है तुम लोगों ने, साइन थीटा की वैल्यू 1/μ होती है ना। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, 1/sin c। अब ये जो साइन सी है ये भी म्यू है, और ये भी म्यू है जो तुमने निकाला है, तो ये दोनों बराबर हो गए ना। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 1/sin c इक्वल टू √3/2 cos c। क्लियर है। यहाँ से अगर मैं इसको काटूँ, कॉस को इधर लाऊँ, तो क्या होगा, cos c अपन sin c इक्वल टू क्या होगा, √3/2। cos अपन साइन क्या होता है, कॉट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, cot c इक्वल टू √3/2। और cot c की वैल्यू लगभग कितनी होती है, √3/2। कितनी हो जाएगी, √3 की वैल्यू होगी 1. cot c √3/2, √3 की वैल्यू होती है 1.732/2। तो 1 से हल्का सा डाउन, ठीक है, हल्का सा कम आएगा ना 1 से। कैलकुलेटर का भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे देनी चाहिए थी कि cot c की वैल्यू √3/2 कब होती है, दिया नहीं है, ठीक है। और हमसे cot c की हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो। तो म्यू इक्वल टू 1/sin c होता है, तो जितना c आएगा वहाँ तुमको पुट करना पड़ेगा। तो c कितना आएगा, 3/2 √3/2, 50 से थोड़ा सा कम, 48 या 49 डिग्री आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। 48 या 49 डिग्री मान लो, 50 के थोड़ा सा करीब रहेगा, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू जो आएगी, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/sin 49, मतलब 1/sin 50 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 45 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√2, 1/√2 का मतलब 1.0.4 नहीं 3/2, कितने हो जाएगा, 1.4 से थोड़ा ऊपर, 1.4 से हल्का सा कम, 1.4 से हल्का सा कम, सी आप समझ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर निकाले कर लो, ठीक है, तुमको दिख जाएगा 1.31, मतलब हल्का सा बस थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। क्लियर है, चलो समझ रहे हो ना क्या किया हूँ यार। मतलब मेरे भैया म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर तुमने किया। देखो क्वेश्चन नॉर्मल तुमको दिख रहा होगा कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन, लेकिन छोटा क्वेश्चन नहीं है, यहीं पे लोग धोखा खा जा रहे हैं। पहले μ1 μ2 से तुमने साइन आर निकाला। साइन आर क्यों निकाला, क्योंकि तुमको सी निकालना था, क्योंकि जब तक तुम सी नहीं निकालते यहाँ से, तब तक तुम ये निकाल ही नहीं पाते, और जब तक दोनों कंपेयर नहीं करते तो सी निकलता नहीं। और सी जब एक बार निकल गया तो तुमको फिर करना पड़ा क्या, μ/1/sin, मतलब μ/1/sin 49, मतलब कितना आ गया, 1.31 आ गया, ठीक है। तो 1.31 कैलकुलेट करके देखो, मैं तो मतलब ऐसे ही किया हूँ, 49 था, तो मतलब प्रैक्टिस से पता है, ठीक है। कम बेसी करके लगा दोगे, 1.4 से थोड़ा कम ही आएगा, बाकी सारे ऑप्शन बड़े हैं, तो 1.31 ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। सी तुम कर सकते हो, खुद से भी कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। अगला देखो, सारे अच्छे क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, टाइम लग रहा है, लगने दो।
कह रहा है लाइट ट्रेवल कर रहा है दो मीडिया, मान लो एक मीडिया ए है एक मीडिया बी है। लाइट ए में जो ट्रेवल कर रहा है वो ट्रेवल कर रहा है 1.8 इंटू 10⁸ से, और जो बी में ट्रेवल कर रहा है 2.4 इंटू 10⁸ से। कह रहा है क्रिटिकल एंगल क्या होगा। अब तुम खुद ही देखो क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा। तुमको दिया है स्पीड ऑफ लाइट, क्वेश्चन क्या पूछा है क्रिटिकल एंगल कितना होगा। अब आधे बच्चा तो गायब हो जाएगा, सोचता रहेगा कैसे सॉल्व होगा, लेकिन जो बच्चा होशियार रहेगा वो क्या सोचेगा कि जो म्यू की वैल्यू होती है क्या होती है, c/v होती है। क्योंकि हमको यहाँ से वेलोसिटी मिल गई और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है, और म्यू हमको मिल जाएगा यहाँ से। और जब म्यू हमको मिल जाएगा तो हम क्या निकाल देंगे, c की वैल्यू निकाल देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो म्यू इक्वल टू क्या होता है c/v। मैं अगर लिखूँ इसको साइन IC इक्वल टू क्या होता है म्यू रेयर अपन म्यू डेंसर, तो मैं क्या लिखूँगा साइन c क्रिटिकल एंगल ही, ठीक है। तो रेयर से डेंसर मतलब क्या हो जाएगा बताओ, c/v अपन c/v, अंदर का अंदर बाहर का बाहर तो क्या हो जाएगा va/vb। va कितना है 1.8 इंटू 10⁸, bb कितना है 2.4 इंटू 10⁸। ये कट हो गया, ये 6 3 18 6 चौको 24 3/4। तो साइन c इक्वल टू हो गया 3/4। c की वैल्यू क्या हो गई साइन इनवर्स 3/4। लो डी। तो क्रिटिकल एंगल ही पूछा था, बस तुमको सोचना था। जब जो बच्चा नहीं सोच पाएगा नहीं कर पाएगा। सोचना क्या था, ए का स्पीड दिया है बी का स्पीड दिया है, म्यू इक्वल टू c/v होता है। तो अगर मैं साइन IC से निकाल लूँ तो म्यू रेयर अपन म्यू डेंसर होगा, क्योंकि मुझे c निकालेंगे जब तक तब तक क्रिटिकल एंगल को पता नहीं चलेगा। तो c इक्वल टू होता है म्यू रेयर अपन म्यू डेंसर, और म्यू की वैल्यू होती है c/v। हमेशा रिवर्स में सोचो, जैसे तुमको मालूम था क्रिटिकल एंगल पूछा। तो सबसे पहले फाइनल क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूला लिखो। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है म्यू आर अपन म्यू डी। अब सोचो म्यू कैसे निकालेंगे, तो म्यू के लिए फॉर्मूला c/v, क्योंकि c दिया होता है 3 इंटू 10⁸ और वेलोसिटी दे रखी है, तो ये निकल गया तुम्हारा va/v निकल गया 3/4 आ गया, और साइन c तुम निकाल के इन्वर्स कर दो 3/4 आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलो रुड़की IIT रुड़की का क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज हाफ इट्स वेलोसिटी इन एयर। मतलब जो वेलोसिटी मीडियम में है वो वेलोसिटी इन एयर बाई 2 है। क्लियर। इफ द रे ऑफ लाइट इमर्जेस फ्रॉम सच ए मीडियम टू एयर, मतलब मीडियम से एयर में जा रहा है, ठीक। द एंगल ऑफ इंसिडेंस भी, मतलब इंसिडेंस पूछ रहे जब TIR हो, तो फिर से TIR का कंडीशन बताओ क्या होता है। TIR का कंडीशन होता है साइन c इज इक्वल टू 1/μ, मतलब ये होता है, ठीक है। और म्यू इक्वल टू होती है क्या c/v, ठीक। तो अगर मैं म्यू निकालूँ तो क्या लिखूँगा, और रेयर से डेंसर में होता है तो क्या हो जाएगा बताओ, v इन एयर अपॉन v इन मीडियम, क्योंकि c से c तो कट ही जाएगा। ये कितना दिया है 2 दिया है। देखो यार वेलोसिटी इन मीडियम इक्वल टू v इन एयर बाई 2 दिया है, तो अगर मैं v इन एयर लिखूँगा तो क्या लिखूँगा vm इंटू 2, और वेलोसिटी इन एयर अपन वेलोसिटी इन मीडियम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2 ही तो लिखूंगा यार। तो 2 दिया हुआ है तो बस खत्म हो गया यार। साइन c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/μ, मतलब साइन c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, मतलब थीटा वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। जितने क्वेश्चन तुमने अभी तक किया सब में तुमसे एक ही चीज़ पूछ रहा है, घुमा फिरा के बस पूछ रहा है TIR कब होगा, TIR कब होगा। मतलब तुमको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि TIR एक अच्छा टॉपिक है जहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तुम सारे क्वेश्चन देखो, सारे लगभग अच्छे ही क्वेश्चन थे। केरला PMT का था, रुड़की था, CPMT का, हर जगह क्वेश्चन उठाया मैंने। तो तुम्हें क्या किया, इसमें BM दे रखा है, va/2 है, दोबारा सब रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। v इन एयर इक्वल टू vm इंटू टी लिख सकते हो, va/vm2 लिख सकते हो। म्यू इक्वल टू था c/v। मैंने पहले बोला रिवर्स टेक्निक से चलो, तो कि मालूम है TIR पूछ रहा है मतलब c के बारे में पूछेगा। तो क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1/μ म्यू निकालो, म्यू इक्वल टू होता c/v, तो c/v करके तुम निकाल लो 2, ठीक है। c/v मतलब वही बतिया हुआ यार वेलोसिटी इन मीडियम, इसको c/2 मान लो, तो c के c इन एयर क्या हो जाएगा 2 इंटू वेलोसिटी मीडियम हो जाएगा। वही यहाँ पे पुट करो तो 2 आ गया, 2 को यहाँ पुट करो, थीटा बोलो 30 डिग्री आ गई। ठीक है, क्लियर। एक कट डायमंड, क्यों कोई जो भी डायमंड तुम कट कर रहे हो क्यों तुमको बार बार देखोगे मतलब चमक रहा है। तो एक तो तुम्हारा ऑप्शन तो TIR होता है, लेकिन जब तुम ऑप्शन पढ़ोगे तो TIR तो है ही नहीं ऑप्शन में। पहला हार्डनेस है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तीसरा एमिशन ऑफ लाइट है, और चौथा क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द डायमंड है। मतलब TIR के बारे में होता है लेकिन TIR तो दिया ही नहीं है। TIR नहीं दिया इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा। कोई भी डायमंड चमकता है क्योंकि उसकी म्यू की वैल्यू क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी जो क्रिटिकल एंगल होती है वो क्या होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, जितना कम क्रिटिकल एंगल होगा उतना ज़्यादा TIR करेगा।
तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कटा हुआ डायमंड स्पार्कल इसीलिए करता है क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। क्लियर है? चलो अगला देखो। अब देखो इसमें पूछ रहा है कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया, ये क्वेश्चन आईटी में पूछा गया, केसीटी में पूछा गया, हर जगह पूछा गया। कह रहा है कि 3 लाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है। एक का 43 डिग्री है क्रिटिकल एंगल, एक का 44 है, 46 डिग्री है। तो कौन सा सेपरेट होगा, मतलब कौन सा निकलेगा कौन सा निकले। देखो जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, बताओ तो टी आर कर गया, तो टी आर कर जाएगा तो निकलेगा ही नहीं। तो देख लो कौन कौन टी आर कर रहा है कौन कौन टी आर नहीं कर रहा है। क्या कर दिया बताओ, ये 45 डिग्री दिया है तो इस सरफेस पे गिर ही रहा है, तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो भैया जब 45 डिग्री दे रखा है तो ब्लू और ग्रीन, तो मतलब ब्लू एंड ग्रीन ये टी आर करेंगे क्योंकि इनका आई जो है ग्रेटर देन सी है। ठीक है, और रेड वाला 46 से ज़्यादा है, मतलब रेड वाला टी आर नहीं करेगा। मतलब ब्लू और ग्रीन जो है सेपरेट हो जाएंगे रेड से। ग्रीन कलर नहीं, 3 कलर नहीं, रेड कलर जो है ब्लू और ग्रीन से सेपरेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रेड कलर है वो टी आर नहीं शो करेगा, चूँकि ब्लू और ग्रीन कलर टी आर शो करेंगे क्योंकि उनका एंगल क्या हो जाएगा, कम हो गया इसके वजह से। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। और ये क्वेश्चन जो है नीट में पूछा, मुझे लग रहा है कि सीईटी में तो पूछा ही है। जितने स्टेट पीएमटी हुए हैं मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की नीड है। ठीक, आगे बढ़ो। कह रहा इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टी आर फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, मतलब सी की वैल्यू दे दिया 30 डिग्री अगर तुम किसी मीडियम से वैक्यूम में जा रहे हो। क्लियर है? तो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम बता दो। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम बाई म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी। सी होती है 3 × 10⁸ अपन वी। और म्यू कैसे निकालोगे, म्यू निकालने के लिए सी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि साइन आई सी इक्वल टू क्या होता है 1/म्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1/sin आई सी, मतलब 1/30 डिग्री साइन, मतलब 1/1/2 मतलब 2 हो गई। मतलब 3 × 10⁸ अपन वेलोसिटी इक्वल टू इतना म्यू हो जाएगा 3 × 10⁸ अपन 2, 1.5 × 10⁸ लो बी हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं। तुमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट बता दो, तुमको मालूम है कि म्यू का वैल्यू सी बाई वी होता है, तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी बाई म्यू। म्यू कैसे निकालोगे, रिवर्स में सोचो। अब म्यू कैसे निकालें, म्यू के लिए तुम्हारे पास क्रिटिकल एंगल दे रखा है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन आई सी इक्वल टू 1/म्यू, म्यू इक्वल टू 1/sin आई सी, तो 1/sin 30 मतलब 2 हो गया। यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से निकालो, खत्म हो गया कहानी। ठीक, चलो एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 6 डिग्री। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। अगर ग्रीन रे पास कर रहा है थ्रू इट, उसका डेविएशन कितना होगा। तो डेविएशन देखो, जब बहुत ही छोटा एंगल होता है तो डेविएशन फार्मूला क्या होता है म्यू -1 × ए होता है, छोटे एंगल प्रिज्म के लिए, स्मॉल प्रिज्म के लिए। तो म्यू की वैल्यू 1.5 - 1 × 6 डिग्री, मतलब 0.5 × 6 मतलब कितना हो गया 3 डिग्री हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जो तुम प्रिज्म वाले क्वेश्चन देख रहे थे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पे। टी आर वाले, प्रिज्म वाले तो आसानी होते हैं, टी आर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे थे। तो कितना हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो कौन सा इसमें से फिनोमिना जो है वो जो नॉट एसोसिएटेड विथ टी आर। तो मिराज तो होता है भाई टी आर से। जो भी मिराज मतलब क्या होता है, जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे कोई हिरण जब दौड़ रहा होता है तो उसको रेत पे पानी दिखाई देता है, उसको लगता है पानी है वहाँ पे, लेकिन पास में जाता है फिर रेत होता है, फिर बालू होता है। जब कभी तुम बाइक चलाना हो, तपती धूप हो, तो तुमको दिखेगा सामने, जब तुम देखोगे तुमको लगेगा आगे पानी है, लेकिन वो पानी नहीं, वो मिराज होता है, टी आर होता है। ऑप्टिकल फाइबर उसी से होता है, टी आर से। ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड बताए हूँ, मतलब ये तीनों होंगे, डिस्पर्सन और लाइटिस से नहीं होता है। ठीक, मिराज इज ए फिनोमिनन ड्यू टू, तो भाई टी आर की वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट की वजह से। ठीक, क्लियर? ये देखो कह रहा है एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, उसको किसी डेप्थ एच में रखा गया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 4/3, मतलब ये पानी है। बस ध्यान समझ, एक ही फॉर्मूले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे एक टॉर्च को रखा गया है, ठीक है, इस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3।
तो ये टार्च ऐसे जलेगी तो कुछ ना कुछ ऐसे जलते हुए रेडियस कवर करेगी, ठीक है। तो उसने कुछ रेडियस कवर किया जिसका आर है, कह रहा बता दो वही कितनी रेडियस होगी। तो ऐसे क्वेश्चन का सीधे फॉर्मूला होता है R=H/μ²-1। ये क्वेश्चन तुमको कहाँ कहाँ करवाया गया बताओ। एक तो इसका लंबा चौड़ा फॉर्मूला उससे करो, या तो डायरेक्ट तुम याद रखो। लंबे मेथड से करोगे, इससे करोगे, तो इससे करना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। नीट में, जेई में, KCET में, वेस्ट बंगाल में, हर जगह पूछा गया। तो ये रेडियस होती है। अब तुमसे इसी में क्वेश्चन बोल देगा कि यहाँ पे मछली है, क्या है, यहाँ पे मछली है, तो बताओ मछली कितना देख पाएगी। तो इतनी रेडियस में मछली भी तो देखेगी। तो चाहे मछली पूछे चाहे ये पूछे। अब इसका हाइट दिया होगा h, कितने डेप्थ में है, तो चाहे h पूछे, एक ही चीज़ लगाओ। तो लगाओ भैया। रेडियस इनसे पूछा है, डायमीटर भी पूछ सकता है, तो डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो अभी रेडियस हमारे पास है, तो रेडियस निकालते हैं। h की वैल्यू h, म्यू की वैल्यू कितना है 4/3, मतलब 4/3 का स्क्वायर -1, मतलब h/√, में 4 चौक 16 अपन 9 - 1, मतलब h/√, में 16 - 9 7/9। 3 तो बाहर चला जाएगा, तो 3h/√7 ये हो जाएगा। क्लियर है। कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो, मतलब नीचे ऊपर वाला जो क्वेश्चन पूछा है, नीचे मछली है कितना रेडियस कवर करेगी, तब भी वही फॉर्मूला लगेगा। लाइट जला दिया कितना रेडियस, तब भी वही फॉर्मूला लगेगा। डायमीटर पूछेगा तो 2 टाइम्स आर कर देंगे, ठीक है। क्लियर, खत्म कहानी, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। फिर से वही क्वेश्चन आया, देखो। ए फिश इज लुकिंग अप थ्रू द वाटर, एक मछली यहाँ पे पानी पे देख रही है ऊपर, ये पानी है पूरा। क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3 और 12 सेंटीमीटर नीचे है। मान लो ये पानी से 12 सेंटीमीटर नीचे है। फिर कह रहा है रेडियस ऑफ सर्कल बताओ, मतलब ये कितना रेडियस देखेगा। तो फिर बताओ भाई, रेडियस की वैल्यू क्या होता है, h/√, में μ²-1। h की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। म्यू का वैल्यू कितना है 4/3। 4/3 का अभी ने सॉल्व किया था, कितना आया था 16/9 - 1, मतलब कितना आया था 3 चला गया था ऊपर, और 16 - 9 मतलब 7। 3 × 12/7 आया था, मतलब √7, 36/√7 ये आ जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। मतलब ऐसे क्वेश्चन तुमको 12 पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। फिर देखो ये क्वेश्चन फिर से पूछा, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये मान लो पूरा पानी है, ठीक है। उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस बार 5/3, म्यू की वैल्यू 5/3 है। वो 4 मीटर नीचे है। क्लियर, 4 मीटर नीचे है। द मिनिमम डायमीटर, मतलब ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, अब कितना डायमीटर कवर करेगा। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, रेडियस निकाल रहे थे। अब हमसे क्या पूछा, डायमीटर। डायमीटर पूछा ना। अब देखो रेडियस ही निकालो, और डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स होता है रेडियस के। तो रेडियस निकालो पहले, h/√, में μ²-1। h कितना है भैया 4 मीटर है। √, में μ²-1 मतलब 25/9, 25/9 - 1, मतलब 25 में से 9 जा कितना बचेगा 16 बचेगा ना, 16। तो 4/√, में 16/9, तो 4/4/3, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, 3 चौको 12/4, 4 3 12, 3 मीटर। तो रेडियस तो आ गया 3 मीटर। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, 3 मीटर मार के चले जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुमसे रेडियस नहीं पूछा है, तुमसे पूछा है डायमीटर। क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो ये तुम्हारा गलत हो गया। तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 × 3, मतलब कितना हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। 3 मीटर कभी टिक मत करना, 6 मीटर आपका डायमीटर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई चीज़ें। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ भैया। कह रहा है कि थिन प्रिज्म है जिसका एंगल है 15 डिग्री। तो पहले प्रिज्म बना लो भैया। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 15 डिग्री, ठीक है। इसका म्यून कितना है 1.5 है। इसको कंबाइन किया गया एनोदर प्रिज्म, इसको एक और प्रिज्म से कंबाइन किया गया, ठीक है, जिसका म्यू का वैल्यू है μ2 कितना है 1.75। कह रहा था कम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। मतलब इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो एक कंडीशन मतलब डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का मतलब होता है कि जो A1 + A2 होता है वो फाइनली क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और हमने सीधे क्या पढ़ा है,
डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का जो तुम लोगों ने पढ़ा है, चाहे इंपॉर्टेंट टॉपिक में चाहे अवतार में, क्या होता है, A1 μ1 - 1 इजिकल टू A2 μ2 - 1। ये क्या था, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का सिंपल सा फॉर्मूला था। मतलब जो तुम डेविएशन पढ़ रहे थे ना, A μ - 1 पढ़ रहे थे ना, तो वही लिख रहा है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। मतलब डेविएशन हो ही नहीं रही है, तो डेविएशन नहीं हो रही है, मतलब दोनों का डेविएशन बराबर हो सकता है। तो A μ - 1 दोनों का बराबर होगा, तो A1 इंटू μ1 - 1 बराबर है A2 इंटू μ2 - 1। A1 कितना दे रखा है, पहले का 15 दे रखा है, μ1 कितना 1.5 - 1, A2 कितना x मान लो, μ2 कितना 1.75 - 1। सॉल्व करो यार, 15 इंटू 0.5 इक्वल टू x इंटू 0. कितना हो जाएगा 7.5। 15 इंटू 0.5, 15 × 5 = 125, 12.5 अपन 0.75 इक्वल टू x। यही होगा ना। 15 × 5 = 75 होता ना, 15 × 5 = 75, मतलब 7.5 अपन 0.75, 10 बार में घटे। x वैल्यू कितना हुआ 10 डिग्री, डी हो गया। क्लियर है। तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन के क्वेश्चन तुमने कर लिया, TAR के क्वेश्चन कर लिया, प्रिज्म के क्वेश्चन कर लिया, लेंस वाले उतने सारे क्वेश्चन उस दिन करवाए थे। टाइम लग रहा है, लगने दो, लेकिन करो, अच्छे से करो, ठीक है। देखो जब मैं अपनी तरफ से नहीं बेईमानी कर रही तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। चाहता तो 5-10 क्वेश्चन करवा के छोड़ देता यार, लेकिन उतने सफिशिएंट क्वेश्चन रखे गए हैं जितने तुम्हारे मतलब मैक्सिमम चांस हो एग्जाम में बनने के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म दे रखा है √2, उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब होता है एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दे रखा है। मिनिमम डेविएशन के लिए, डेविएशन क्या है, मिनिमम है, तो आई की वैल्यू क्या होगी। तो डेविएशन मिनिमम के लिए म्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन A प्लस डेल m बाई 2, बढ़िया से लिखता हूँ यार, म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन A प्लस डेल m बाई 2 अपन साइन A बाई 2। ये हुआ, क्लियर है। अब देखो, जब भी तुम्हारा डेल मिनिमम होता है तो वहाँ पे म्यू का वैल्यू तुमको दे रखा है, और क्या क्या दे रखा है बताओ, ए का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, और मिनिमम जब होता है तो क्या होता है, आई इक्वल टू ई हो जाता है। मतलब डेल मिनिमम इक्वल टू क्या होता है, डेल नॉर्मल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो डेल मिनिमम क्या हो जाता है, 2i माइनस ए हो जाता है। क्लियर है। तो आई इक्वल टू क्या तुम लिखोगे यहाँ पे, ए प्लस डेल m बाई 2, ए प्लस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से पूछा ना, तो ए प्लस डेल m बाई 2, ये तो लास्ट में लगा कर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत, पहले म्यू निकाल लो। साइन म्यू की वैल्यू दे रखा है √2, ए प्लस डेल m बाई 2, तो क्या लिखोगे बताओ, ए मतलब 60 डिग्री प्लस डेल m बाई 2 अपन साइन 30 डिग्री, साइन A बाई 2 मतलब साइन 60 बाई 2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, √2/√2 मतलब 1/√2 हो जाएगा, 1/√2, ये किसके बराबर हुआ, साइन 60 प्लस डेल m बाई 2 के। क्लियर। और हमको मालूम है 1/√2 को तुम क्या लिख सकते हो, साइन 45 डिग्री भी, इसको तुम क्या लिख सकते हो, साइन 60 प्लस डेल m बाई 2, साइन से साइन कट जाएगा, 45 दूना 90 इक्वल टू 60 प्लस डेल m इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, और आई इक्वल टू हमको मालूम है ए प्लस डेल m बाई 2 होता ही है, तो कितना हो गया, ए का 60 प्लस 30/2 कितना हो, 45 डिग्री हो गया, सॉरी डी नहीं बी होगा, 45 डिग्री हो गया। मतलब क्वेश्चन में डाटा पढ़ा करो, तुमको लग रहा हो देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1 2 3 4 5 6 बार पूछा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन में डाटा जो कितना आसान दिया, म्यू का वैल्यू √2, ए का वैल्यू 60, अब तुमसे पूछ रहे हैं मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो तुमने मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला लगाया साइन ए प्लस डेल m बाई 2 साइन 30, तुमने इसको सॉल्व किया। तुमको आधे बच्चे क्या कन्फ्यूज होंगे, 1/√2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई 1/√2 को सॉल्व करने के लिए साइन को हटाना भी है, तो साइन 45 का ही तो वैल्यू 1/√2 होता है, तो साइन से साइन काट दो, 90 इक्वल टू 60 प्लस डेल m मतलब डेल m आ गया 30 डिग्री। अब डेल m आ गया 30 डिग्री, तो यहाँ पे डेविएशन तुमको मालूम है 2i माइनस ए, तो आई यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल m बाई 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 45 डिग्री तुम्हारा आंसर होगा, अपना आंसर ले जाओ। क्लियर है, ठीक है। तो कुछ बच्चे देखो यहाँ पे 30 आया था ना, यहीं से 30 मार के चले जाते हैं, भैया 30 वो डेविएशन है,
तुमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन गलती ना हो, क्वेश्चन गलती करोगे फिर फंस जाओगे। देखो कह रहा है कि रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट हो रही है एक फेस ऑफ प्रिज्म पे। ये फिगर बना लो पहले, यहाँ से गई होगी, ठीक है। कैसे बनाओ ताकि इंसिडेंस हम लिख सकें, ठीक है, 60 डिग्री पे, क्लियर है। एंड द इमरजेंट रे मेक्स 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे, मतलब कह रहा है कि इसको जो है ये इसको ऐसे जाना चाहिए था और ऐसे निकल जाना चाहिए था, ये तो हुआ, लेकिन ये थोड़ी सी डेविएट हो गई, ठीक है। और ये जो इमरजेंट रे तुम्हारा बना, मतलब ये जो इमरजेंट रे वो 30 डिग्री क्या हो गई, डेविएट हो गई। इमरजेंट रे जो है इंसिडेंट रे से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है म्यू की वैल्यू बता दो। भाई तुम खुद ही सोचो, अगर कोई चीज़ यहाँ से ऐसे आके इधर चली जा रही है, इधर चली जा रही है, मतलब ये एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ इमरजेंस हुआ, यहाँ से निकल रही है। और जितना निकल रही है उतना ही तो डेविएट भी हो रही है। तुम खुद से कॉमन सेंस लगाओ एक बार, जितना मान लो यहाँ से आई, इधर गई, इधर निकली, तो जाना तो इधर था, इसको जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन डेविएट होकर इधर आ गई, ठीक, क्योंकि प्रिज्म लगाया। तो ये जो इतना 30 डिग्री इमरजेंट एंगल दे रखा है क्वेश्चन में, उतना ही तो इसका डेविएशन भी हुआ। यहाँ से यहाँ तक मान लो ऐसे निकल रही थी, जाना था उसको सीधे, ऐसे मुड़ गई, तो ये जो बीच का एंगल तुम्हारा बना हुआ है उतना ही तो डेविएट हुई है। तो डेविएशन का भी एंगल क्वेश्चन से तुमको पता करना था, क्वेश्चन से नहीं पता कर पाते, दिक्कत हो जाती है। डाटा लिखो, आई की वैल्यू 60 डिग्री, ए की वैल्यू 30 डिग्री, ई की वैल्यू 30 डिग्री, और यही तुम्हारा एंगल ऑफ इमरजेंस भी है, ठीक है, क्लियर। तीनों डाटा हमने लिख दिया। अब हमको मालूम है क्या, बताओ डेविएशन क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए होता है। डेविएशन का सिंपल फॉर्मूला ये होता है आई प्लस ई माइनस ए। अब देखो, अगर मैं डेविएशन को लिखूँ 30 डिग्री, आई को रखूँ 60 डिग्री, ई को कितना रखूँ 30 डिग्री माइनस ए, यही तो होगा। ए दे रखा इमरजेंस को, अगर मैं ई मान के तुमको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, देखना ई माइनस ए का वैल्यू 30 डिग्री, तुम फिर भी देखो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। और मैंने क्या बोला था अभी तुमको, वही समझा रहा था, जितना ई की वैल्यू 30 डिग्री होगी इमरजेंट रे, उतना ही क्या होगा, डेविएशन होगा। मतलब ये जो 30 डिग्री दे रखी थी, देखो यहाँ से क्वेश्चन में डाटा पुट करोगे तब भी उतना ही आएगा, क्योंकि डेविएशन पहले से 30 डिग्री है। मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 30 डिग्री जितना तुम इमरजेंट रहे उतना ही तो डेविएट हुआ है, बस वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सॉल्व कर लो यार, डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगी, आई प्लस ई माइनस ए, डेविएशन 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और I1 प्लस I2 मान लेते हैं ना इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो पूछा है, I1 इक्वल टू कैसे लगाएंगे यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, सोचो थोड़ा सा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म एक 60 डिग्री बना रही है, 30 डिग्री, थोड़ा सा तुम खुद से भी सोचो यार, ठीक है। ऐसे क्या क्वेश्चन सोच रहा हूँ अगले, मतलब इस डीपीपी में नहीं, अगले डीपीपी में सोच रहा है कि क्वेश्चन तुमको होमवर्क देते जाऊँ, उसका आंसर की बता के, थोड़ा वो सही रहेगा, ठीक है। इसका पूछ रहा है ना म्यू, अगर मैं ये लगा दूँ म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, तो म्यू1 तो 1 हो गया, साइन आई कितना था, साइन 60 था, साइन 60 था, म्यू2 हमसे पूछ रहा है, बस हमको साइन आर निकालना है। अगर हमने आर यहाँ से निकाल लिया काम हमारा खत्म हो जाएगा। आर कितना होगा, R1 प्लस R2 30 डिग्री, ए के बराबर होगा ना 30 डिग्री, तो कितना होना चाहिए यार, उससे भी लगा लिया करो यार, तुम्हारे पास कोई और तरीका है जो इससे आसान तरीका है उससे भी लगा लिया करो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। देखो 30 डिग्री ना, डेविएशन इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए अगर कर दूँ 30 डिग्री, 60 डिग्री प्लस I2 माइनस 30 डिग्री, I2 वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, ठीक है। I2 30 डिग्री अगर आ गई, I2 30 नहीं 60 माइनस 30 और 30, I2 0 आ गई, I2 वैल्यू 0 आ गई, मतलब जो R2 की वैल्यू हो गई वो भी 0 हो गई, क्योंकि इमरजेंस 0 हो गया ना इसके हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से R2 भी 0 हो गई। क्या मैं पुट करूँ,
R2 जीरो हो गई और R1 प्लस R2 इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है। R1 प्लस R2 जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर ही होता है 30 डिग्री, तो दे ही रखा है। ये जीरो हो गया तो R1 क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसी 30 डिग्री को यहाँ पुट करो, साइन 60 को √3/2 म्यू इंटू साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, म्यू की वैल्यू कितनी होगी √3 वैल्यू 1.732, ये हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक कि तुम्हारे नीट के PYQ में क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। तीन एंगल दे रखा है, I1 और I2 वाला कंसेप्ट नहीं लगाओगे तो वैसे ही फंसे रहोगे। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, I + E - A। तो ऊपर से तुमको देखने में लगेगा कि जितना डेविएशन भी दे रखा है, इमरजेंसी भी 30 पुट करके सॉल्व कर दोगे तब भी वहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, जैसे मैंने निकाला 1.732, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म यहाँ पे पूछा था, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, μ1 sin A = μ2 sin R। आर के वैल्यू बस निकालना था, आर के वैल्यू निकाल के सॉल्व कर दो, काम खत्म हो जाएगा। अब देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, जेमेन सा क्वेश्चन है, तो इतना तो तय है कि छोटा सा क्वेश्चन नहीं होगा। जेमेन सा क्वेश्चन मतलब लेंदी होगा। कह रहा है इक्विलेटरल प्रिज्म में, एक इक्विलेटरल प्रिज्म बना हुआ है। इक्विलेटरल कहने का मतलब जानते हो क्या होता है, कि तीनों उसके जो एंगल होंगे 60, 60 और 60 के होंगे, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया 60 हो गया। इंसिडेंट एंगल दे रखा है 45 डिग्री। अब कह रहा है मिनिमम डेविएशन बताओ भैया। डेल एम अभी तुमको बताया मैंने, I + E - A होता है, और मिनिमम डेविएशन केस में I + E बराबर हो जाते हैं, मतलब 2I - A इक्वल टू डेविएट हो जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, A + डेल m/2 हो जाएगा। A की वैल्यू 60 डिग्री है, डेल एम का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, I की वैल्यू हमको मालूम है 45 डिग्री अपॉन 2, तो 90 इक्वल टू 60 प्लस डेल एम कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो मिनिमम डेविएशन कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सारा क्वेश्चन था। अब देखो लगभग 47 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है, बस DPP में, और लगभग 19 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। इसमें से जितने TIR वाले क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन तुम फिर से रिपीट करोगे, उसको दोबारा करके फिर तुम अगले टॉपिक पे पढ़ोगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इक्वेशन ऑफ वेव पे होगा, उसके बाद वाला जो टॉपिक होगा LCR सर्किट होगा, उसके बाद ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को तुम लोग करके फिर अगले टॉपिक पे जाओगे। और जितने TIR वाले क्वेश्चन थे, जहाँ TIR, जैसे पहला क्वेश्चन मैं तुमको बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद ये 2016 वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद ये नहीं, ये तो हो जाएगा, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, मतलब पहला और जो दूसरा बताएं, और ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें देख लेना, मतलब जो मछली वाला क्वेश्चन है, ठीक, और ये, ठीक, 4, और सबसे ये वाली केरला PMT 5। इन 5 क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट कर लेना, रिपीट करके तभी अगले वाले DPP में आना, ठीक है। थैंक यू। अगर DPP अच्छी लगी हो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PJE आजमगढ़। तो आज हम लोग हमने शायद हमारा DPP नंबर 11 है, ठीक है, जिसमें हम लोग डायरेक्शन ऑफ वेव्स और कंपेयरिंग इक्वेशन ये दोनों क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पिछला जो हमारा DPP था वो लेंस का था, नहीं लेंस था, प्रिज्म था, TIR था। आज का जो हमारा DPP है उसमें हम लोग डायरेक्शन ऑफ वेव्स और इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जो एक क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ वेव से, और वो यहीं से पूछा जाता है, या तो डायरेक्शन पूछेगा या तो C = E/V पूछेगा, ठीक है। बस यही 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो जानते ही यार, लाइट वेव कैसा है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, वो तो पूछता है, तो मतलब कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, X डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जिसकी वेवलेंथ है 3 mm। तो जो पहले डाटा दे रखा है लिख दो। लेमडा दे रखा है, थोड़ा पेन को पतला करते हैं, ठीक है, चलो। लेमडा दे रखा है 3 mm, ठीक है। उसके बाद X डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वेव है ना, ये जो वेव है ये X डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। तो अगर मान लो 3 डायरेक्शन है, ठीक है, ये X है, ये Y है, ये Z है, तो अगर ये वेव जो है X डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी।
और जो जेड है मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी इस दोनों के परपेंडिकुलर होगी, क्लियर है। तो और एम्पलीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का 66 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो 66 है। तो कह रहा है बताओ एक्स और टी में वाई क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो तुम बस अपना कॉमन सेंस लगाओ, अगर इलेक्ट्रिक जो डायरेक्शन है वेव का वो एक्स में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वाई में होगा या तो जेड में होगा, हम कुछ कह नहीं सकते ना दोनों में से किस में होगा, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो इक्वेशन से ही चेक कर लो, पहला ऑप्शन देखो ई वाई दे रखा है 33, जो कि पहले ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड 66 वोल्ट पर मीटर में रखा है, और तुम ये भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमको डाटे में दो चीज़ दे दिया, पूछो क्या क्या। एक तो वेव का डाटा दे दिया, वेव जा रहा है एक्स डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है किस में, वाई में। तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड किस में जाएगी, जेड एक्सिस में, क्लियर है, समझ में आया। तो पहला तो खत्म, 33 वाला सारा खत्म, 11 वाला भी सारा खत्म, क्योंकि जिसमें 66 रहेगा वही आंसर होगा, या तो डी आंसर होगा तो एक ही आंसर होगा, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई 66 कॉस 2 पाई × 10⁻11 टी माइनस एक्स बाई सी, और ये मैग्नेटिक फील्ड देख लो भैया, मैग्नेटिक फील्ड जितना दे रखा है टी माइनस एक्स बाई सी, तो कितना हो जाएगा, ये भी 66 कॉस 2 पाई, ये भी 66 कॉस पाई, ये पाई दिया है, ठीक है। ये 2.2 और ये 2.2, कॉस 2 पाई। ई भी गलत हो गया। अब पूछो कैसे ही गलत हो गया, दोनों ई वाई बी वाई दिया है, बी तो वाई में हो ही नहीं सकता ना भाई, बी को तो जेड में ही होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। समझो ऐसे क्वेश्चन को खेलना होता है, ऑप्शन से ही खेलना होता है। अब देखो मैंने बिना सॉल्व किए सॉल्व कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि जो ई है वो 66 है, मतलब जो ई इक्वल टू ई नॉट कॉस पाई लिखा हुआ है वहाँ पे 66 रहेगा। तो मैंने 3 ऑप्शन वैसे एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन और बचा। तो मुझे मालूम है कि अगर वेव जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, वेव अगर जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो दो डायरेक्शन बचती है, एक वाई बचती है एक जेड बचती है। तो वाई में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जेड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर सी बात है, क्लियर कट बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, ई वाला होना नहीं है, ठीक, क्लियर। अगला देखो, कह रहा है एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो प्रोपोगेट कर रहा है जे डायरेक्शन में। अब देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जा रहा है जे डायरेक्शन में, जेड में, मतलब जो वेव है वो किधर ट्रेवल कर रहा है, के कैप में। ये तो आई जे के एक्स वाई जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, क्लियर है। तो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, तो हमको मालूम है सी इक्वल टू होता है क्या, ई क्रॉस बी कैप, मतलब जो वेव का डायरेक्शन है वो ई क्रॉस बी के बराबर होता है। वेव का डायरेक्शन दे रखा है के कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है आई प्लस जे कैप इंटू बी क्रॉस, मतलब ये बी क्रॉस हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका होता है, भाई बी क्रॉस पूछ रहा है, 4 ऑप्शन में बी क्रॉस दे रखा है, 4 ऑप्शन को पुट करके चेक कर लो, कोई एक ऑप्शन सही होगा, तुम्हारा काम बन गया। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करता हूँ, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो के क्रॉस क्या हो जाएगा, आई प्लस जे इंटू माइनस आई प्लस जे कैप, मतलब इन दोनों को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँ तो मेरा के कैप अगर आ गया तो मेरा आंसर सही है, क्लियर सी बात है। तो देखो क्या होता है बताओ, आई इंटू आई जीरो होता है, आई इंटू आई जे इंटू जे सब जीरो होता है, तो आई इंटू आई करूँगा तो जीरो हो जाएगा पहली चीज़, ठीक, क्लियर। आई इंटू जे करूँगा तो के कैप आ जाएगा, ठीक। जे इंटू माइनस अगर मैं करता हूँ, जे इंटू माइनस आई, देखो आई जे कैप, आई क्रॉस जे कितना होता है, के कैप होता है। तो अगर तुम जे इंटू माइनस आई कर रहे हो, मतलब जे इंटू अगर मैं आई करता तो माइनस के आता, और जे इंटू अगर मैं माइनस आई कर रहा हूँ तो पहले से तुम के आ रहा था, माइनस के आ रहा था, अभी कितना आएगा प्लस के, क्योंकि अगर मैं जे क्रॉस आई करता तो के कैप आता ना यार, लेकिन जे क्रॉस आई करने पे क्या माइनस के कैप आता, क्योंकि आई जे करता तब के आता, जे क्रॉस आई कर रहा हूँ माइनस के कैप। तो आई क्रॉस जब जे क्रॉस आई ही कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन किस में कर रहा हूँ, पहले से एक निगेटिव में, तो निगेटिव निगेटिव एक प्लस आएगा ना, तो के कैप हो जाएगा, तो प्लस के कैप और जे इंटू जे जीरो, तो कितना आ गया 2 के कैप।
मतलब के कैप इधर भी डायरेक्शन है, के कैप इधर भी डायरेक्शन, मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। पहले ऑप्शन से हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर। और तुमको और भी ऑप्शन चेक करने हैं तो भाई तुम आई माइनस जे रख के पुट करके चेक कर लो। चलो भैया इसको भी तुमको सिखा देता हूँ। देखो आई माइनस जे है ना, तो के कैप इजकल टू पहला हमारा क्या था, आई प्लस जे कैप था, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, आई माइनस जे कैप का, यही है ना दूसरा ऑप्शन। ठीक है, देखो खत्म हो गया। देखो आई इंटू आई जीरो, आई माइनस जे कैप, मतलब आई माइनस जे कैप क्या होगा, आई है जे है के है, आई इंटू जे कर रहे थे तो के कैप आ रहा था। अब हम लोग आई में से माइनस जे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब माइनस के कैप आएगा। क्लियर, जे इंटू आई करेंगे फिर से माइनस के कैप और ये जीरो हो जाएगा, मतलब इसमें -2 के कैप आ गया। ये के कैप मतलब ये तुम्हारा जो के था अगर जेड डायरेक्शन में जा रहा था तो ये वाला माइनस जेड में जाएगा, मतलब उल्टा जाएगा। अगर तुम इधर जा रहे तो ये उधर जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो, गलत हो गया। इसलिए ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आए जहाँ तुमको क्या करना हो कि पूछ रहा हो कि डायरेक्शन में जाएगा, तो एक का तुमको मालूम हो गया के कैप, इसका भी तुमको मालूम हो गया, ये भी तुमको मालूम हो गया, ये भी मालूम है। अब इसमें तुमको बस बी कैप से ही तो मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करो, अपना ऑप्शन ले जाओ, मजे करो या चिल करो। ठीक है, और अमूमन ऐसे क्वेश्चन में तो मैं क्या बताता हूँ, या तो पहला ऑप्शन सही होता है तो चौथा। अगर मेरा मान लो पहला ऑप्शन नहीं आता तो मैं जानता हूँ क्या, पहले चेक करता, फिर मैं चौथा चेक करता, चौथे से आंसर आ रहा नहीं, अगर चौथे से भी नहीं आता तब मैं दूसरे हो जाता। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर भी ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहता है, क्योंकि तुम्हारे पास 1 ही मिनट है इसको करने में। अगर चारों ऑप्शन में वो चेक करके तीसरा ऑप्शन दे दे, पहले इसको चेक करोगे, फिर इसको चेक करोगे, इसको चेक करो, 3-4 मिनट लग गए, तुम्हारा पूरा 3-4 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, देखो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर ईएम वेव तो दिया ही है, देन वेव इज अलोंग द डायरेक्शन। अब भैया जो वेव होता है वो क्या होता है, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है, तो वही तो पूछा हुआ है, सी पूछा हुआ है। ठीक है, क्लियर, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो जेमिन 2019 का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को पूरा लगाने की नीड ही नहीं हमको, बस तुमको इसमें बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। जैसे तुम्हारे नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि इसको करने के लिए तुम्हारे पास प्रॉपर मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, और सॉल्व करते 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 जाओगे तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा। लेकिन हमको उतनी नीड ही नहीं है यार। हमको नीट कितने की है, हमको नीट बस इतने की है जितना नीट में पूछता है। तो अगर ई दे दिया ई नॉट आई कैप, तो हमारा बी कितना होगा, बी हमारा होना चाहिए ई नॉट बाई सी। क्यों, क्योंकि सी इजकल टू होता है ई बाई बी। तो अगर बी दे दिया है, ई दे दिया है, तो बी इजकल टू क्या होगा, ई बाई सी होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो भैया पहले ई नॉट बाई सी कर लो। तो देखो कहीं पे ऐसा है जो ऑप्शन ई नॉट बाई सी नहीं है, तो है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा जा रहा है किसमें, देखो ई नॉट आई कैप है और कॉस के जेड है। इसका मतलब क्या होता है, तुम बस ध्यान से समझो। देखो जो कॉस थीटा के एंगल में होता है, जो के होता है, या एक्स जेड होगा, वाई जेड होगा, जैसे मान लो लिखा हुआ कॉस के जेड, तो ये जो तुम्हारा के लिखा हुआ है, ठीक है, जेड लिखा हुआ है, सॉरी जेड लिखा हुआ है, ये बताता है तुम्हारा क्या, डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक, तो लिखा है ना कॉस के जेड, इसका मतलब जो वेव तुम्हारी किस डायरेक्शन में जा रही है, जेड में, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है, के कैप है। क्लियर है, ये पहली चीज़ यहाँ से सीखो। दूसरा ये जो आई है, आई कैप, ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। अगर यहाँ पे होता बी इजकल टू बी नॉट आई कैप, तो ये बता रहा होता पता है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आई कैप में है। समझे। उसी तरह ई इजकल टू ई नॉट आई कैप है, मतलब जो आई का डायरेक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, आई कैप है। तो दो नॉलेज हमेशा ध्यान रखो कि जो ई इजकल टू ई नॉट आई कैप है, बी इजकल टू बी नॉट आई कैप ऐसे लिखा होता है, वो उसी की डायरेक्शन होती है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू आई ई नॉट आई लिखा है, मतलब वो आई कैप की डायरेक्शन है। क्लियर, क्लियर। और जो कॉस के साथ होता है वो डायरेक्शन अब क्या होता है, वेव होता है। तो तुम यहाँ से एक चीज़ और सीखो कि तुम्हारा डायरेक्शन अब वेव हो गया के कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तुम्हारे पास क्या, आई कैप। तो तुम ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सी इजकल टू होता है ई क्रॉस बी, सी दे दिया के कैप, ई दे दिया आई कैप, तो बी क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जे कैप होगा, तभी आई क्रॉस जे के कैप होगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो जे कैप डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ से देखो ये भी जे कैप, ये भी जे कैप, ये भी जे कैप, मतलब ये सी वाला ऑप्शन खत्म हो गया। क्लियर है, यहाँ से एलिमिनेट कर लिए। अभी इसके आगे जब तुम करने जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और तुम्हारा आगे जाके खिस पीट करके आंसर हो सकता है तुम्हारा आए क्योंकि ना आए, क्योंकि तुम देखो सारे ऑप्शन सेम है, ई नॉट बाई सी, ई नॉट बाई सी, ई नॉट बाई सी, जे जे जे,
बस साइन कॉस में अंतर है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पूरा आप तुमको साइन थीटा कॉस थीटा का पूरा आइडेंटिटी आनी चाहिए। जो नीट के लेवल पे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए नीड नहीं है। तुम्हारे लिए नीड क्या थी, 2 चीज़ थी, मैंने तुमको बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा। क्लियर है। तो इसके लिए थोड़ा टफर साइड है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, रख के रखा था। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक वेव है, फील्ड है जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हमको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज गिवन बाय एक्स एंड द वेव ऑफ प्रोपेगेशन इज के। वेव ऑफ प्रोपेगेशन किससे दिया है, के कैप से दिया है। ठीक है, तो यार सबको मालूम है, बेसिक फॉर्मूला यही बोलता है कि जो सी होता है पहले तो ई क्रॉस बी होता है। ठीक, क्लियर है। और हमको मालूम है जो ई होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होता है, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव होगा उसके भी परपेंडिकुलर ही जाएगा। तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, और डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज एक्स, मतलब पोलराइजेशन की डायरेक्शन एक्स है, मतलब जो एक्स होगा वो क्या होगा बताओ। एक तो देखो हमेशा ध्यान रखना ई क्रॉस बी होता है, तो बी क्रॉस ई वाले सारे काट दो, ये ए गया डी गया। ठीक, अब बचा सी और बी। तो अब देखो कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज गिवन बाई एक्स। तो अगर एक्स डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है देन द वेव ऑफ प्रोपेगेशन के इज गिवन बाई एक्स पैरेलल टू ई, एक्स पैरेलल टू ई एंड दी बी हो जाएगा यार। देखो सी इजकल टू ई क्रॉस बी होता है, वो सबको मालूम है। तो उससे तुमने क्या किया, पहला और दूसरा तो तुमने तुरंत काट दिया, पहला तुरंत काट दिया, दूसरा काट दिया, पहला और चौथा काट दिया तुमने। अब बचा है बी और सी। अब बी और सी को कैसे काटोगे, अब उसमें तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। पोलराइजेशन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन एक्स से दे रखा है, मतलब जब डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन जो भी दिया होगा, बस ध्यान सुनो, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन जो भी दिया होगा, ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड, अगर वाई दिया होता तो वाई पैरेलल टू ई हो जाता, जेड में दिया होगा तो जेड पैरेलल टू ई हो जाता। मतलब तुमको डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रख के सॉल्व कर लो, जो खत्म हो गया, ई क्रॉस बी होता ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, सी में कन्फ्यूज मत होना, वो एक्स पैरेलल टू बी दे रखा है, एक्स पैरेलल टू ई। ठीक, क्लियर। चलो अगला देखो, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यार। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बी बाई सी, मतलब कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ अपन 3 गुणे 10⁻8, ये हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, नहीं बी इंटू सी हो जाएगा ना, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, क्योंकि सी इजकल टू होता है ई बाई बी। देखो सी इजकल टू होता है ई बाई बी, तो ई इजकल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू बी। 3 गुणे 10⁻8 और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶। 3 छक्के 16 3 48, 4.8 इंटू 10 का स्क्वायर। मतलब सब सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है। ठीक है, कॉस ओमेगा टी के जेड। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसमें क्या तुमको सीखने को मिल रही है, जब ये कॉस वाले, जब भी तुम पढ़ोगे क्या है, जब कॉस वाले मान लो ए प्लस बी है या ओमेगा टी प्लस के एक्स है, मैं तुमको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, फिर से समझो। मान लो लिखा है कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तुम खुद देखो ओमेगा के आगे भी प्लस है, के आगे भी प्लस है, मतलब अगर दोनों प्लस है तो मतलब डायरेक्शन क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे के सामने एक्स है, मतलब किस डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स में जा रही है। ठीक, मान लो लिखा है कॉस माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो एक निगेटिव एक प्लस आ गया, मतलब डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी पढ़ोगे, किसी भी टीचर से पढ़ोगे, मैंने भी पढ़ा रखा हर जगह कि अगर दोनों पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है, दोनों नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है। तो देखो ये देखो यहाँ पे के जेड प्लस ओमेगा टी, के वैल्यू 2 गुणे 10⁻7 और जेड दे रखा है, मतलब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, मतलब किधर जा रही है, निगेटिव में जा रही है। मतलब ये जो डायरेक्शन है इसका, ये जो डायरेक्शन किधर जा रही है बताओ, निगेटिव के कैप में जा रही है। क्लियर, जेड है ना, तो के कैप और निगेटिव दोनों पॉजिटिव है तो किधर, निगेटिव के कैप में जा रही है। ठीक है, तो अब तुमको चारों में से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन है जो निगेटिव में जा रहा है। अब देखो नीट में ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्यों, क्योंकि नीट में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे तुम्हारे क्या है भैया साहब, जेमेंस में एक क्वेश्चन करने का 2.5 मिनट मिलता है, 2.5 लगभग 3 मिनट के राउंड मिल जाएगा, तुम बढ़िया सॉल्व कर लो। तो तुम्हारे पास टाइम कम है यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। देखो
पहला ऑप्शन ही चेक कर लो, देखो आई माइनस 2j कैप, ठीक, इंटू 2i कैप प्लस जे कैप, ठीक है। एक एक ऑप्शन को चेक करते हुए चलना है, ठीक है। आई माइनस 2j कैप और 2i कैप प्लस जे कैप, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, चारों को चेक कर लेंगे। जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा उसमें नेगेटिव के जरूर आ जाएगा, चेक करके देख लो। आई इंटू आई 0, आई इंटू जे कैप प्लस के कैप, माइनस 2 ये पूरा 0, और आई इंटू जे होता है के, लेकिन ये क्या है माइनस में, तो माइनस में 2 के कैप, मतलब ये माइनस में के कैप। पहला ऑप्शन इसका होना चाहिए यार, ठीक है मेरे हिसाब से। चौथा भी चेक करते हैं, ठीक है। माइनस आई प्लस 2, चौथा चेक कर रहा हूँ, ठीक है, चौथा, और क्या है 2i कैप प्लस जे कैप, तो माइनस इंटू आई 0 हो गया, माइनस आई प्लस जे माइनस के कैप हो गया, ठीक है। 2j आई, जे इंटू आई, जे इंटू आई ही उल्टा हो जाता है, मतलब माइनस में 2 के कैप, 2 इंटू 2 माइनस में 4 के कैप, ठीक है, और ये 0, मतलब माइनस में 5 के कैप, ठीक है, माइनस में 5 के कैप हो गया, ठीक है, माइनस में 5 के कैप हो गया, ठीक। तो माइनस में 5 के ये भी हो गया, ये भी दोनों निगेटिव में, दो ऑप्शन हो गया क्या इसका। पहला फिर से हम क्रॉस चेक करते हैं, पहला बार फिर से क्रॉस चेक करते हैं। आई यही देख लेते हैं, आई माइनस 2j कैप, तो आई इंटू 2i 0 और आई इंटू जे के कैप, ठीक है, माइनस 2i इंटू 2i 0 माइनस 2i प्लस जे कैप, तो माइनस अगर आई इंटू जे तो के होता तो माइनस के कैप, तो माइनस के कैप ही आ गया यार। पहला भी लग रहा है सही है, और चौथा भी, चौथा ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, ठीक है, चौथा तो ज़्यादा करेक्ट है भी, पहला यार पहले में डाउट हो रहा है। कॉस भी सही है, 10 से पावर 7 जेड भी सही है, 6 और 10 से पावर 15 टी भी सही है, भी भाई हम ये तो दोनों निगेटिव प्लस में आ जाएंगे दोनों, ठीक है। पांचवा सही है, ठीक, 4.8 10 के स्क्वायर भी सही है यार। इसका चौथा सही है, पहला भी मेरे हिसाब से जो पहला भी सही होना चाहिए, ठीक है। आई माइनस 2j कैप, आई माइनस 2j जब इसको मल्टीप्लाई करें आई क्रॉस आई, आई माइनस 2j कैप 2i क्रॉस आई इंटू आई 0 हो गया, आई प्लस जे कैप के कैप हो गया, आई प्लस इंटू जे कैप के कैप लिख दिया मैंने, ये फिर 0 हो गया, और ये माइनस में आई इंटू जे के कैप होता ही है। अभी के लिए डी कर लो, ठीक है, डी कर लो। इस ए वाले को मैं क्रॉस चेक करके बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, क्रॉस चेक करके नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। दो गलतियाँ मैं से पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है, जो मैंने ग्रुप पे डाला था। एक में तो फॉर्मूला उल्टा लिख दिया था, और एक ये क्वेश्चन, ठीक है, मैं तुमको बता दूंगा इसको, ठीक, क्रॉस चेक करके बता दूंगा, ठीक। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, ठीक है, डी अभी के लिए कर लो, मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए, ठीक। चलो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ एन ईएम वेव प्रोपगेट अलोंग जेड एक्सिस, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस, मतलब जो वेव हमारा है वो जा रहा है जेड एक्सिस में, ठीक है, मतलब के कैप में, क्लियर है। तो अब हमसे पूछा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए भैया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ई क्रॉस बी, वही तो होता है सी, मतलब ई क्रॉस बी करने पे जिसमें के कैप आ जाए वही हमारा आंसर है। तो पहले देखो जे है और एक के है, तो जे क्रॉस के करोगे तो आई कैप आ जाएगा, तो पहला गलत हो गया। ये जे है, जे और जे 0 होता है,
के और आई है, के और आई करोगे तो क्या माइनस जे आएगा, तो खत्म हो गया। जे क्रॉस आई, तो देखो यार जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के कैप हो जाएगा, मतलब ये भी गलत है, मतलब नॉन ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इस चारों में से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। क्लियर, आई क्रॉस जे अगर होता तो के कैप हो जाता। क्लियर, जे क्रॉस आई नहीं होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दे रखा था। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन थे राउंड, 8 में से 7 मैंने करवा दी, एक होमवर्क के लिए दे रखा है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है तुम्हारा LCR का, इसका जो ये वाला क्वेश्चन है मैं बता ना, डी वाला टिक करो, अभी 1 वाला मैं क्रॉस चेक करके बताता हूँ। ठीक है, और ये जो मैंने बोला तुमको, अगला जो मैंने बोला था 3 टॉपिक आ जाएंगे, लेकिन आज 2 ही टॉपिक करवा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी टाइम हो रहा है कितना, 2:43 हो रहा है, और इधर मतलब वो रमज़ान चल रहा है ना, तो पीछे ही मस्जिद है। ठीक है, तो देखो अभी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अभी मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, मतलब खाने के लिए शायद बोलते हैं लोग इतने सुबह में। ठीक है, तो इसको मैं जो है अगली वीडियो में करा दूंगा। ठीक, LCR वाला और जो कल का टॉपिक है, 2 टॉपिक अगले दिन करा दूंगा। ठीक है, चलो, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन मैंने ले रखा था इसमें, चूँकि आता बहुत आसान है। तुमसे पूरे EM वेब से बस 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, C=E/B से और C=E×B से, बस यही से सारा क्वेश्चन पूछता है। इतने टफ क्वेश्चन लिया हूँ तो सारे वहाँ पे क्वेश्चन आसानी तुमको लगेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।